आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये सारे टेक्स्ट एनसीईआरटी बेस्ड हैं। यहाँ पर पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन, केमिस्ट्री क्या होता है ये आपके एनसीईआरटी में दिया है। पहली डेफिनेशन है आपकी, केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस। It is the science not so much of the 100 elements but of the infinite variety of molecules that may be built from them. इसकी एक डेफिनेशन ये है, रॉल्ड हॉफमैन ने दी है। नेक्स्ट, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ठीक है, अब इसमें आप देखिए कि इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है। यहाँ पर मैंने इसे अंडरलाइन कर रखा है। आप जानते हैं, आपने क्लास 10 में भी स्टडी किया है पीरियोडिक टेबल में कि आपके पास एलिमेंट्स लिमिटेड हैं, लेकिन उन एलिमेंट्स को जब आप मिला रहे हैं आपस में, उससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। यही रॉल्ड हॉफमैन जी ने बोला है। देखिए कैसे, मैं एग्जांपल लेता हूं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दोनों के मैंने एक एक एटम ले लिए। अगर आप मॉलिक्यूल लें तो ये हो जाएगा N2, ये O2। ये आप जानते हैं ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर आप ही समझिए कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये दो ही हैं, लेकिन इनके द्वारा बने हुए कंपाउंड्स बहुत सारे हैं, इनके द्वारा बने हुए मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं। N2O, NO, NO2 और भी बहुत सारे हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये यहाँ पर हॉफमैन ने बोला है। जैसे मैंने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन लिया, ऐसे कोई दो एलिमेंट्स ले लीजिए, 3 एलिमेंट्स ले लीजिए, उनको मिला के आप वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स बना सकते हैं। ये केमिस्ट्री है। अब दूसरी बात, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द प्रिपरेशन, ऑब्वियसली N2O जो आपका बना है उसकी प्रिपरेशन NO से अलग होगी, NO की प्रिपरेशन NO2 से अलग होगी। तो इन तीनों कंपाउंड्स की प्रिपरेशन अलग अलग है, बने तीनों नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से ही हैं, तो इनकी प्रिपरेशन को स्टडी करना। उसके बाद प्रॉपर्टीज भी इनकी तीनों की अलग होगी। N2O NO से अलग है, NO NO2 से अलग है। देन स्ट्रक्चर भी अलग है, N2O की ज्योमेट्री अलग है, NO की ज्योमेट्री अलग है, NO2 की अलग है। रिएक्शंस ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस, N2O की रिएक्शन में आपका हाइड्रोजन भी आता है, ये आप आगे पढ़ेंगे। ऑल इन ऑल ये तीनों जो बने हैं ये एक तरीके से नहीं बने हैं। आपने जब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को कंबाइन किया है, साथ में आपने कोई दूसरे एलिमेंट्स भी इनके साथ लिए होंगे, आपने कुछ फिजिकल कंडीशंस रखी होगी, टेम्परेचर कुछ रखा होगा, प्रेशर कुछ रखा होगा, उन सबको देखते हुए आपने 3 अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बनाए पर एटम सेम थे। तो वो साइंस जिसमें ऐसा होता है उसे हम कहते हैं केमिस्ट्री। ठीक, तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही है कि आपके पास एटम्स, एलिमेंट्स ये लिमिटेड हैं। उन एटम्स को मिलाकर जो आप कंपाउंड्स बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, वो अनलिमिटेड हैं, इनफाइनाइट हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये होता है केमिस्ट्री में। इसके बाद आपका डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। ये जो टॉपिक्स हैं वैसे एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, आपसे कोई पूछेगा नहीं कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, डिफाइन केमिस्ट्री। एक आपको नॉलेज हो, आपसे कोई पूछता है क्योंकि आप 11th में आ गए हैं, या आपको एक सब्जेक्ट की तरह अच्छी तरह से अब आया है, तो आपको मालूम होना चाहिए। अब डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं, ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि केमिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट बना रहे, आपको ऐसा नहीं लगे कि ये बहुत टफ सब्जेक्ट है, बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। हमारे सीनियर्स कहते थे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें तो सीनियर्स क्या, एंसिस्टर्स ने बोला है कि कितना इंपॉर्टेंट था, और आज भी केमिस्ट्री एज अ सेंट्रल साइंस हर जगह यूज़फुल है। इसीलिए आपका एक इंटरेस्ट बना रहे, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें क्या है हम देख लेते हैं। केमिस्ट्री केम अप एज अ रिजल्ट ऑफ सर्च फॉर 2 इंटरेस्टिंग थिंग्स, फिलोसोफर स्टोन, पारस, विच कुड कन्वर्ट ऑल बेसर मेटल्स, एग्जाम्पल आयरन एंड कॉपर इनटू गोल्ड। सेकंड, एलिक्सिर ऑफ लाइफ, विच वुड ग्रांट इमॉर्टलिटी। इन दोनों की खोज करते करते केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज हो गई। ऑब्वियसली अगर किसी को मेटल्स को गोल्ड में चेंज करने की टेक्निक मालूम हो जाए तो वो तो दिन पर दिन रिच हो जाएगा, ये बात आप भी जानते हैं। एलिक्सिर ऑफ लाइफ, अगर ऐसा कोई जादुई लिक्विड बना लेता है, एलिक्सिर मतलब मैजिकल लिक्विड, जिसको पीने से इमॉर्टेलिटी, सामने वाला कभी मरेगा ही नहीं, तो ऐसा कौन नहीं चाहेगा। तो इन दोनों चीज़ों के पीछे इतनी सारी डिस्कवरीज जो कि आपको पढ़ाने वाला हूँ वो सब हो चुकी है। और एक्चुअली जो फिलोसोफर स्टोन है, एलिक्सिर ऑफ लाइफ है, एक नॉवेल भी है पाओलो कोएलो का अल्केमिस्ट, उसे भी आप ज़रूर पढ़िएगा। अब एंशियंट इंडिया, इसमें केमिस्ट्री को बोलते थे रसायन शास्त्र। आप हिंदी स्कूलों में जाइए, वहाँ पर आपको केमिस्ट्री का नाम ऐसा ही मिलेगा, फिजिक्स को भौतिक शास्त्र। इसके अलावा इसके नाम थे
रस तंत्र, रस क्रिया और रस विद्या। अब इसके बाद मोहनजोदारो जो कि सिंधु और हड़प्पा में था, यहाँ पर भी केमिस्ट्री का कितना क्या यूज़ हुआ है ये इन्होंने एक्सप्लोर किया। द मास प्रोडक्शन ऑफ पोट्री, पोट्री आप देखते ही हैं, आज मिट्टी के बने बर्तन, मिट्टी के बने ग्लास और बहुत से डेकोरेटिव आइटम्स जो कि एक कुम्हार आपको बना के देता है, प्रॉपर शेप बना के देता है, इसके पीछे भी क्या है, केमिस्ट्री है। ऋग्वेद अथर्ववेद में केमिस्ट्री के बारे में बताया गया है। टैनिंग ऑफ लेदर, डाइंग ऑफ कॉटन, ये ऋग्वेद में बताया था 1000 to 400 BC, बहुत बड़ी बात है ये। उसके बाद अथर्ववेद में भी यही बताया था। इन्होंने जो जड़ी बूटियाँ यूज़ करी थी, टर्मरिक, मैडर, सनफ्लावर, ऑर्पिमेंट, कॉकिनील, लेक, इसका वर्णन भी है। उसके बाद अर्थशास्त्र में नमक कैसे बनाते हैं समुद्र में से, ये बताया गया है। सुश्रुत संहिता में अल्कलीस के बारे में बताया गया है। अल्कलीस जो क्या पढ़ेंगे, NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस, ये चीज़ें भी मतलब सोचिए आप कितने टाइम पहले आ गई थी। उसके बाद चरक संहिता, इनको मालूम था सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाते हैं। आज आप देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनता है। नाइट्रिक एसिड, ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर, टिन, जिंक, कॉपर सल्फेट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं। तो ये सब इतना एंशियंट था। और चरक संहिता में किसी डिजीज़ को ट्रीट कैसे करना है ये भी बताया गया था, इसमें भी केमिस्ट्री लगी है। देन रसोपनिषद, इसमें गन पाउडर कैसे बनाया जाए ये बताया गया था। आज जितने भी आप वेपन्स देखते हैं, जितनी भी बुलेट्स आप देखते हैं, बुलेट्स में भी वैरायटी आती है। आज आप वीडियो गेम्स खेलते हैं, वीडियो गेम्स आपने देखा है कि आपको तरह तरह की गन मिलती है, उसमें अलग अलग टाइप्स के एमओ रहते हैं, वहाँ भी केमिस्ट्री है। बृहद संहिता, इसमें परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स कैसे बनाते हैं ये बताया गया है। कॉस्मेटिक आइटम्स का भी आज बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। गंध युक्ति, इसमें आप सेंट कैसे बनाते हैं ये बताया गया है। माउथ परफ्यूम्स, नाम से क्लियर है, गंध युक्त, गंध मीन्स सुगंध। तो आप देखिए कितना ज़्यादा वास्ट यूज़ रहा है केमिस्ट्री का एंशिएंट इंडिया में। और आप लोग ये सब चीज़ें आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इनके साथ भी शेयर करिएगा। सबको आप बताएं केमिस्ट्री कितनी इंटरेस्टिंग है और आप लोग भी इसे पूरा इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, यही मैं चाहता हूँ। इसके बाद है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इसमें पहला पॉइंट है आपका केमिस्ट्री प्लेस अ सेंट्रल रोल इन साइंस। ये बात बिल्कुल सही है, केमिस्ट्री आपका सेंट्रल साइंस है। और साथ ही साथ जितनी भी साइंस की ब्रांच है, हर जगह ये उन ब्रांचेस से कनेक्टेड है। जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी स्ट्रीम है PCB, तो फिजिक्स और बायोलॉजी के बीच में आपका केमिस्ट्री है, यहाँ पर भी ये सेंट्रल है। फिजिक्स में भी बहुत सारी जगह केमिस्ट्री का यूज़ होता है। आपकी डेली लाइफ के हिसाब से अगर आप देखें तो सेल और बैटरीज, प्राइमरी बैटरीज, सेकेंडरी बैटरीज, इन बैटरीज के अंदर केमिकल्स यूज़ होते हैं। बायोलॉजी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है जो कि खाने को पचाता है। और भी बहुत यूजेस हैं इसके। इस तरह से केमिस्ट्री हर ब्रांच में जैसे ना तैसे कनेक्टेड है। इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री आर एप्लीकेबल इन डाइवर्स एरियाज, बहुत जगह इसका यूज़ है। वेदर पैटर्न, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, प्रोडक्शन इन केमिकल इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर्स, अल्कलीस एसिड्स, सॉल्ट्स, डाइज, पॉलीमर्स, ड्रग्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, मेटल, एलॉयस एक्सेट्रा। इसमें वेदर पैटर्न, ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये चीज़ आप पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको बताया जाएगा टाइप्स ऑफ EM वेव्स। EM वेव्स में आप UV रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव्स, इन सब की पढ़ाई करेंगे। उसके बाद CRT स्क्रीन, कैथोड रे ट्यूब, जो पिक्चर ट्यूब पहले टीवी में यूज़ होती थी, उसमें क्या होता था ये आपको मालूम पड़ेगा। पॉलीमर, सोप्स, ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। एसिड्स, अल्कलीस, इनकी रिएक्शन, ये आप ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक दोनों में पढ़ेंगे। फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, ये आपकी बायोकेमिस्ट्री में आता है। केमिकल मैसेंजर्स, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इस तरह से ये डाइवर्स एरिया में यूज़ होता है। और इसके बाद इम्पॉर्टेंट रोल इन मीटिंग ह्यूमन नीड्स, ऑब्वियसली ह्यूमन नीड्स फॉर फूड। आप ये भी जानते हैं कि आप जिस तरह का घी खाते हैं, डालडा घी, शुद्ध घी, आप इसको हाइड्रोजनेशन में पढ़ेंगे। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर आप अच्छी चीज़ का सेवन कर रहे हैं तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपकी लाइफ की क्वालिटी अच्छी रहेगी। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। थर्ड पॉइंट, केमिस्ट्री प्रोवाइड्स मेथड्स फॉर आइसोलेशन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस एंड मेक्स पॉसिबल सिंथेसिस ऑफ सच ड्रग्स। आपने देखा है बहुत सारे पेड़ पौधे, इनके एक्सट्रैक्ट से आप मेडिसिन बनाते हैं। लाइक कुनैन आप मलेरिया के लिए यूज़ करते हैं। नीम का पेड़ है, आप जानते हैं इसमें तो बहुत सारी बीमारियाँ क्योर हो जाती है। ऐसे ही इन नेचुरल सोर्सेज से इन्होंने मिलके कुछ ड्रग्स बनाई है, लाइक सिस्प्लेटिन, टेक्सोल, जो कि कैंसर थेरेपी में बहुत काम आती है। AZT, एजिडोथायमिडीन, ये एड्स पेशेंट के लिए बहुत काम आती है। यहाँ केमिस्ट्री का काफ़ी योगदान रहा है। देन सेफर ऑल्टरनेटिव्स टू एनवायरमेंटली हैजार्डस रेफ्रिजरेंट्स लाइक CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इससे एक टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। ओजोन होल, जिसके बारे में आपने पढ़ा था छोटी क्लास में, जिसको आप रटते थे, हालांकि समझते भी थे नो डाउट, तो उसके सब्सटीट्यूट्स ढूंढे गए
क्योंकि ओजोन होल की वजह से क्या हो रहा था, यूवी रेस, यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डायरेक्ट अर्थ सरफेस पे आ रहे थे, जिससे पोटेंशियल कैंसर होने की संभावना थी। तो इसके सब्स्टिट्यूट को बनाया गया। अब इसका लास्ट पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऑब्वियसली केमिस्ट और साइंटिस्ट इन लोगों ने बड़ी बड़ी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व तो किया है, पर इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका मैनेजमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है। आपने रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस ये भी देखा है, ये दोनों प्रोसेस ज़रूरी भी हैं, पर CO2 जो गैस है अगर ये कंट्रोल नहीं की जाए तो ये ग्लोबल वार्मिंग का एक कॉज बन सकती है। तो आगे जितने भी साइंटिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, इनके पास यही चैलेंज है कि ये ऐसे कुछ सब्सटीट्यूट्स लेकर आएँ, एक्जोटिक मटेरियल्स, एक अलग तरह के मटेरियल्स लेकर आएँ, जिससे कि आगे आने वाली जितनी भी फ्यूचर प्रॉब्लम्स है वो एनवायरनमेंट को देखते हुए सॉल्व हो जाए, या ऐसे केमिकल्स लेकर आएँ जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। इस पर अभी भी ये वर्क कर रहे हैं। इसके बाद है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर आप जानते हैं, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। इस धरती पर कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कुछ मास है, कुछ वेट है और उसके लिए कुछ जगह है, तो उसे हम कहते हैं मैटर। ठीक है, ये आप जानते हैं। आप ये भी जानते हैं मैटर 3 टाइप्स के होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड वो होते हैं जिसमें डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होती है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज रहते हैं। इसमें इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसीलिए कॉम्पैक्ट होते हैं, हार्ड होते हैं। देन लिक्विड, लिक्विड में वॉल्यूम डेफिनेट ज़रूर होता है पर शेप डेफिनेट नहीं होती है। जिस भी कंटेनर में इसको आप स्टोर कर रहे हैं उस कंटेनर का ही शेप ले लेता है। यहाँ पर इन्होंने बीकर में करा है, आप कॉनिकल फ्लास्क में करिए, उसका शेप ले लेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि लिक्विड में एज़ कम्पेयर टू सॉलिड पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं, इसीलिए इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। यह एक सिंपल सा लॉजिक है, आप ऐसा ध्यान रखिए। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा रहेगा तो उनके पास फ्रीडम नहीं रहेगा घूमने के लिए, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा तो उनको छूट रहेगी। आप ये समझिए कि आप एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं, वहाँ पर आपको जब तक टीचर पढ़ा रहा है आपको बैठे रहना होगा। वहाँ पर आपकी स्थिति कैसी है? सॉलिड जैसी है, आप हिल नहीं सकते हैं। देन आपका लंच टाइम हुआ तो आप क्या बन गए? लिक्विड। आपके पास इतना फ्रीडम आ गया है कि आप थोड़ा घूम फिर सकते हैं। देन उसके बाद गैस, गैस का ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना ही डेफिनेट शेप। आप स्कूल से घर आ गए, घर में तो आप जहाँ पर जाना चाहें वहाँ पर जा सकते हैं, आपको पूरा फ्रीडम है। तो गैस क्या है? आपका घर। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें इन्होंने बोला है दे कंप्लीटली ऑक्यूपाई द स्पेस इन द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। गैस के लिए ऐसा बोला गया है, ये बात भी बिल्कुल सही है। आप मान लीजिए यहाँ पर मैंने 2 कॉनिकल फ्लास्क ली, अब इसमें मैंने मान लीजिए 20 ml एक गैस ली है और इसमें वही गैस 5 ml ली है। अब यहाँ देखकर समझ में आ रहा है 5 ml जो है बाय वॉल्यूम कम है, पर फिर भी 5 ml वॉल्यूम वाली गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो इस पूरे कॉनिकल फ्लास्क में घूम सकते हैं अगर ये ऊपर से टाइट है तो। ऐसा समझिए आप, यहाँ पर 4 लोगों की फैमिली, यहाँ पर 2 लोगों की फैमिली, तो जो 2 लोग हैं वो पूरे घर में घूम सकते हैं और 4 लोग हैं इनको ही पूरा घर में घूमने का हक है। ये आपके गैस के केस में होता है। ठीक, इन शॉर्ट यहाँ पर अगर आपके पार्टिकल्स कुछ इस तरह से हैं और यहाँ पर पार्टिकल्स कुछ इस तरह से हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि जो 3 पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स जिस जगह कम है उनके लिए स्पेस कन्फाइंड है, उनके लिए पूरी स्पेस अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के पास यहाँ से वहाँ जाने के लिए काइनेटिक एनर्जी होती है अगर वो गैसियस पार्टिकल्स है तो, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है, इसीलिए इनको कोई बंदिश नहीं रहती है, ये आसानी से घूम सकते हैं। तो गैस के केस में ऐसा होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में क्या फ़र्क होता है। इसके बाद सॉलिड, लिक्विड, गैस को आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपको अब ये सब नहीं पढ़ना है कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं। ऑब्वियसली मेल्टिंग कहते हैं। आपसे इस क्लास में ऐसा कोई पूछेगा नहीं कि डिफाइन मेल्टिंग, व्हाट इज़ बॉइलिंग, व्हाट इज़ कंडेंसेशन। इसमें सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए, टेम्परेचर, प्रेशर, इनको ऊपर नीचे करने से मैटर की स्टेट्स एक दूसरे में चेंज होती रहती है। कोई सी चीज़ सॉलिड है, आपने इसमें हीट सप्लाई करी, जैसे आपने हीट सप्लाई करी टेम्परेचर बढ़ा, जिससे कि पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, उनको फ्रीडम मिला घूमने का, तो लिक्विड बन गए। और आपने हीट करा तो गैस बन गया। इसको आप ऐसे ध्यान रखिए, आपने एक तवे पर 1 टीस्पून बटर डाला, मक्खन का एक टुकड़ा डाला, उसको आप हीट कर रहे हैं, वो पिघल जाएगा, तो ये सॉलिड से लिक्विड। अब आप डालकर भूल गए, वो हीट होते रहा तो वो लिक्विड से
वेपर बन जाएगा। अब आपके पास गैस है, गैस को आपने कूल किया तो गैस लिक्विड बन जाएगी, लिक्विड को आपने कूल किया तो लिक्विड सॉलिड बन जाएगा। ये चीज़ भी आपने देखी है। नाइट्रोजन गैस, लिक्विफाइड नाइट्रोजन, ये आपने देखा है। उसके बाद कोई सा लिक्विड है उसको आप सॉलिड बना रहे हैं, आपने कस्टर्ड बनाया, कस्टर्ड को फ्रीज़र में रखा तो उसकी आइसक्रीम बन जाती है। ये लिक्विड टू सॉलिड। प्रोसेस के नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप ये ध्यान रखिए कि इसमें हो क्या रहा है, टेम्परेचर प्रेशर ऊपर नीचे हो रहे हैं। जब आपने सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कन्वर्जन किया उस समय आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे, प्रेशर को कम कर रहे थे। इसका उल्टा जब आपने किया, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, इसमें टेम्परेचर आप कम कर रहे थे और प्रेशर बढ़ा रहे थे। और प्रेशर बढ़ाने से आप ये भी समझिए कि गैशियस पार्टिकल्स दूर दूर हैं। जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ाया तो उससे पार्टिकल्स नज़दीक आ जाते हैं, पास आ जाते हैं। पार्टिकल्स पास आ रहे हैं मतलब कि एक फेस से दूसरे फेस में आपकी स्टेट चेंज हो रही है। पार्टिकल्स थोड़ा पास आ गए मतलब लिक्विड, बहुत ज़्यादा पास आ गए मतलब सॉलिड। इसका आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला कि जैसे ही आपने लिक्विड को हीट करा, आपने मक्खन को हीट करा था, जब वो पिघल गया था तो वो वेपर बन गया। अब आप सोचेंगे कि ये गैस और वेपर, इन दोनों में क्या फ़र्क है। एक्चुअली दोनों की स्टेट एक ही है, पर वेपर क्या होता है, लिक्विड जो कि रूम टेम्परेचर में उड़ जाता है, हवा में समा जाता है। और गैस जो नेचुरली आपको मिलती है वो रूम टेम्परेचर में गैशियस स्टेट में मिलती है। ये बात का आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने बात करी आपसे N2 नाइट्रोजन गैस, तो रूम टेम्परेचर में आपको N2 गैस मिलेगी, पर रूम टेम्परेचर में आपको वेपर के फॉर्म में मक्खन नहीं मिलेगा। वेपर के फॉर्म में मक्खन को आप हीट देके ऐसा बनाएंगे। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर दो तरीके से क्लासीफाई होता है, एक मिक्सचर में और एक प्योर सब्सटेंस में। फर्स्ट मिक्सचर, ये क्या होता है, अ मिक्सचर कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस विच में बी प्रेजेंट इन इट इन एनी रेशो। इसको आप सिंपल वे में ध्यान रखिए। मिक्सचर मतलब मिक्सचर जो कि आप खाते हैं। एक सिंपल देसी भाषा में बोला जाए, मिक्सचर आपने देखा ही है, उसमें तरह तरह की चीज़ें रहती है। सेव रहती है, नुक्ती रहती है, मूंगफली होती है। यही केस इसमें भी होता है। प्योर सब्सटेंस जो कि खुद में एक होता है, यूनिक होता है। ऐसे 2 या 3 प्योर सब्सटेंस को आप मिला रहे हैं तो आपको मिक्सचर मिलता है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इसमें रेशो फिक्स नहीं होता है। रेशो आप कैसा भी ले सकते हैं। इवन ये भी आपने देखा है, आपने तरह तरह के मिक्सचर खाए हैं, आपने फरियाली मिक्सचर खाया है, आपने कश्मीरी मिक्सचर खाया है, सबका कंपोजिशन अलग अलग होता है। कहीं कहीं आपको मिक्सचर ज़्यादा स्पाइसी मिलता है, कहीं कहीं कम मिलता है, क्योंकि रेशो फिक्स नहीं होता है। अब ये 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मतलब क्या है, जिसके अंदर सारे पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, एक जैसे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन, जैसे आपने देखा है चाशनी, आप क्या करते हैं, पानी में शक्कर को डाल के हीट कर देते हैं तो शुगर हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने चाशनी चम्मच में ली तो एक साइड से अगर आप उसको चाट रहे हैं तो मीठी लग रही है, एक साइड से फीकी लग रही है। आप जहाँ से भी उसे लिक करेंगे, वो लिक करने पे आपको, चाटने पर आपको सभी जगह से एक जैसा टेस्ट देगी। ये बात आप जानते हैं। उसी तरह एयर, एयर आपकी मिक्सचर ऑफ गैस होती है। एयर में तरह तरह की गैसेस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। अब एयर जो आपके घर पे आ रही है उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा है, पड़ोसी के घर में आ रही है उसमें नाइट्रोजन कम है, ऐसा थोड़ी होता है। सब जगह बराबर ही है, इसीलिए ये होमोजीनियस मिक्सचर है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये वर्ड ध्यान रखिएगा। देन हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अभी आपको मैंने बताया मिक्सचर जो कि आप खाते हैं, ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसमें आप क्या कर रहे हैं, सेव, मूंगफली, पपड़ी, इनको आप अलग भी कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं, और सारे पार्टिकल्स आपको विजिबल हैं। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, पार्टिकल्स सेपरेबल रहते हैं, उसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे आपने मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर लिया, इनको आप अलग कर सकते हैं। ग्रेन्स एंड पल्सेस आपने देखा है, जो भी अनाज आता है उसमें डर्ट पार्टिकल्स चिपक जाते हैं, उसको आप धो के अलग कर सकते हैं। अब धो के आप उसको अलग कर रहे हैं मतलब वो सेपरेबल है, इसीलिए ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जिसमें आप ध्यान रखिएगा कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है। उसके बाद प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस उसके नाम से क्लियर है, जो खुद में एक ही होता है, यूनिक होता है, और साथ ही साथ इनका कंपोजिशन भी फिक्स होता है। अब जैसे आपने बात करी गोल्ड, AU, सिल्वर, AG, तो गोल्ड का आपको और कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा। गोल्ड AU है तो वो AU ही होगा, सिल्वर AG है तो AG होगा, सोडियम Na है तो Na ही होगा। तो आपको कुदरती तौर पर ये सब ऐसे कैसे ही मिले हैं। अब Na ऐसा नहीं मिलता है, Na आपको NaCl के वे में मिलता है, तो इसीलिए इसका भी क्लासिफिकेशन करना पड़ा कि कुदरती तौर पे आपको वो एक ही टाइप से मिल रहा है या किसी का फिक्स कंपोजिशन होकर मिल रहा है। तो इसका क्लासिफिकेशन हुआ, इसमें आपको मिला एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स, पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट
कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, एक ही तरह के एटम। अब ये पार्टिकल हो सकता है एटम की तरह एग्जिस्ट करे या मॉलिक्यूल्स की तरह, पर होगा एक जैसे ही। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर NO, तो ये क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एटम, ये खुद में एक ही है, यूनिक है। नाइट्रोजन N होता है, ऑक्सीजन O होता है। अब आपने N और N को मिला दिया तो ये N2 हो गया, और O को मिला दिया तो ये O2 हो गया, ये मॉलिक्यूल बन गया। तो ये होते हैं आपके एलिमेंट्स। अब अगर आपने NO कर दिया है तो ये एलिमेंट नहीं कहलाएगा। एलिमेंट तभी होगा जब एटम एक तरह का होगा। यहाँ पर क्या होगा, दो तरह के एटम हो गए, N और O, इसीलिए ये एलिमेंट नहीं है। सिर्फ एक तरह का एटम होना चाहिए। कंपाउंड में व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन अ डेफिनेट रेशो द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड। कंपाउंड में आप ये ध्यान रखिए, डेफिनेट रेशो, फिक्स रेशो। अभी जैसे मैंने आपके सामने NO लिखा, तो NO में एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो जाके NO बना है। अगर मैं बोलूं कि NO N2O जैसा है तो ये बिल्कुल गलत है। आप NO भी छोड़िए, आप वाटर को देखिए, H2O। आप जानते हैं पानी का फॉर्मूला H2O ही होता है, H2O2 नहीं होता है, HO2 नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पर फिक्स कंपोजिशन, 2 मोल्स हाइड्रोजन के हैं, 1 मोल ऑक्सीजन का है, 2 टुकड़ा हाइड्रोजन के हैं, 1 टुकड़ा ऑक्सीजन का है। जब आप ऐसा करेंगे तो ही जाके आपको पानी मिलेगा। तो ये क्या है, एक तरह कंपाउंड है। तो कंपाउंड्स आर दोस इन विच वी हैव फिक्स्ड एंड डेफिनेट रेशो। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये टेबल आप ध्यान रखिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में मैटर है, इसमें मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर 2 टाइप के, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स, कंपाउंड। और बल्कि आप इसको एग्जांपल से याद रखिएगा। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या है, आपका शुगर सॉल्यूशन, चाशनी। आप कहीं से भी इसे लिख करें, चाटते हैं, आपको वैसा ही टेस्ट आएगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब आपका खाने वाला मिक्सचर। ठीक है, यहाँ पर आप याद रखिएगा हल्दीराम मिक्सचर। उसके बाद एलिमेंट्स, जो कि एक टाइप का है, या N या N2। कंपाउंड, जो कि 2 एलिमेंट से मिलके बना है, 2 एटम अलग अलग जो हैं उनसे मिलके बना है, लाइक H2O, NO। ये टेबल के साथ साथ आप इनके एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ऐसा आप कर लेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। देन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। आपने मैटर देख लिया क्या होता है, कितने तरह के होते हैं। अब क्योंकि ये कोई सी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं इस धरती पर, तो वो किस तरह से ऑक्यूपाई कर रहे हैं ये जानना भी ज़रूरी है, उनका मेजरमेंट करना भी ज़रूरी है। डेली लाइफ में आपने देखा है कि कोई सी भी ठोस चीज़ रहती है, सॉलिड जो भी रहता है, उसको आप किलोग्राम स्केल, केजी, ग्राम स्केल इसमें मेजर करते हैं। आपने रेसलर्स को देखा है, उनका वेट पाउंड्स में होता है, तो पाउंड्स, केजी, ग्राम, ये सब एक स्केल है मेजरमेंट के लिए। उसके बाद अगर आप लिक्विड की बात करें तो आपने उसको जनरली ml, लीटर इसमें मेजर होते हुए देखा है। गैस की बात करें तो एक बार फिर ml, लीटर, cc। इसीलिए प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ उनका मेजरमेंट भी ज़रूरी है। अब पहले हम प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। इसमें आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती है जिसको आप मेजर कर सकते हैं बगैर सब्सटेंस की आइडेंटिटी को चेंज करें। इसके एग्जांपल्स बहुत ही सिंपल, कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। आपके पास सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका वाटर। वाटर आपका तीनों फॉर्म में होता है, आइस, सॉलिड, गैस, वेपर, ये आप जानते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जब आपकी आइस वाटर में चेंज होती है, सॉलिड लिक्विड फेज में चेंज होता है। बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड जब गैस में चेंज होता है, ये आपने देखा है। ऑल इन ऑल जब भी आप इन सबका मेजरमेंट कर रहे हैं तो वाटर वाटर ही है। वाटर आपका H2O कभी भी H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन ऐसा नहीं बना है। तीनों फॉर्म में सॉलिड, लिक्विड, गैस में आपके पास वाटर ही था। तो ये होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। कॉम्पोजिशन वही रहता है, 2 H के एटम, 1 O का एटम। देन केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। अब आपसे ऐसा कोई नहीं पूछेगा कि केमिकल चेंज क्या है, फिजिकल चेंज क्या है, ये भी आप आपकी प्राइमरी क्लास में पढ़ चुके हैं। फिजिकल चेंज मतलब कि वो चेंज जिसको आप वापस से रिवर्स कर सकते हैं। फिजिकल चेंज मतलब जो कि रिवर्टिबल रहता है। केमिकल चेंज रिवर्टिबल नहीं रहता है। इसके आपने एग्जांपल्स भी देखे थे, आपकी 9th क्लास में देखा था आपने, लाइक मेल्टिंग ऑफ बटर, ये आपको फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, ये केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज किसी सब्सटेंस का होता है तो वापस से वो उसके ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ पाता है। तो ऐसा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी। इसको जब आप स्टडी करते हैं तो इसकी रिएक्शन को आप देखते हैं, इसमें केमिकल चेंज किस तरह का हुआ है इसको आप देखते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे बोला कंपोजिशन,
तो कंपोजिशन में आपने क्या देखा था, जब आप N2 + O2 करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 2NO, ट्वाइस NO। ऑब्वियसली ट्वाइस NO, ये जो NO है ये N2 और O2 इन दोनों से अलग है। ये कंपाउंड की विशेषता है। कंपाउंड आपका जो रहता है, यहाँ पे NO कंपाउंड है, दो अलग अलग एटम से मिलकर बना है, ये इनके कंस्टिट्यूएंट एटम से अलग होता है। तो ये सब आप पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ कंबस्टिबिलिटी इन्होंने दी है, रिएक्शन विद O2, उसके बाद रिएक्टिविटी विद एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, बेसेस, एसिडिटी, बेसिसिटी, एसिड और बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, H+ आयन कितना दे सकता है ऑन डिसोल्यूशन विद वाटर, ये सब आप पढ़ेंगे। ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंडर आता है। नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, हालांकि ये जो टॉपिक है आपको फिजिक्स में भी आएगा, यही ऐसा टॉपिक है दोनों NCERT बुक का, फिजिक्स केमिस्ट्री का, जो कि कॉमन है। केमिस्ट्री में फ़िलहाल इसको इतना ज़्यादा नहीं बताया है, उतना ही बताया है जितना आपको काम आए। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। क्वांटिटी मतलब वो कितना है, कितनी मात्रा में है। कोई सी भी चीज़ है, आप जानते हैं 1 है, 2 है, 10 है, 12 है, अगर वो माइक्रो लेवल की है, उसको अगर आप देख नहीं पा रहे हैं पर वो है तो सही, तो इसका जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में बहुत काम आता है। क्वांटिटी के हिसाब से आपका जिन चीज़ों से पाला पड़ने वाला है वो है लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, एक्सेट्रा। अब आपने प्रॉपर्टीज़ को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया है जिसको आप कहते हैं यूनिट्स। अभी मैंने आपको बताया कि एक रेसलर है, उसका वेट आपने पाउंड्स में मेजर करा है, जिसको आप LBS इस तरह से लिखते हैं। अब ज़रूरी थोड़ी कि पाउंड्स जो है आप उसी में उसका वेट बताएं। पाउंड्स इट इज़ कन्वर्टेबल टू केजी, कहीं कहीं पाउंड्स एक्सेप्टेड है, कहीं कहीं केजी एक्सेप्टेड है, पर मोस्टली ऑल ओवर द वर्ल्ड केजी एक स्टैंडर्ड स्केल है। हो सकता है US में पाउंड्स को जिनका नॉलेज हो वहीं UK में नहीं हो, पर केजी एक ऐसा यूनिट है जिसका नॉलेज सबको है। तो ऐसी प्रॉब्लम आगे जाकर ना आए कि एक शहर में कुछ और यूनिट चल रही है, एक शहर में कुछ और चल रही है। इन्होंने सब शहरों के लिए एक कमेटी बिठा के स्टैंडर्ड यूनिट्स डिसाइड कर रखी है, इसीलिए इसका नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, सब जगह चलने वाली। अब SI सिस्टम में आपके पास 7 बेस यूनिट्स होती है। बेस यूनिट्स मतलब कि ओरिजिनल यूनिट्स, और इससे डिराइव्ड यूनिट जो होती है उसको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। इसको आप ऐसे ध्यान रखिए, जैसे एलिमेंट्स आपने देखे और कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स क्या थे, खुद में एक थे, और कंपाउंड्स 2 एलिमेंट से मिलकर बने थे। तो एलिमेंट आपका क्या है, देखा जाए केमिस्ट्री में एलिमेंट, तो फिजिक्स में बेस यूनिट ओरिजिनली जो आपको मिला है, और कंपाउंड क्या है आपकी डिराइव्ड यूनिट्स। ऐसा होता नहीं है, पर एक समझने के तौर पर आपको बता रहा हूँ मैं, इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें 7 बेस यूनिट होते हैं, इनको आप ध्यान रखिए क्या क्या है ये, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। केमिस्ट्री में जनरली आपको इलेक्ट्रिक करंट और लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, इसका काम कम पड़ेगा। इसके अलावा लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इनका बहुत ज़्यादा काम पड़ने वाला है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप सभी याद करके रखें। आप फिजिक्स भी पढ़ेंगे, फिजिक्स में तो आपको 12th क्लास में करंट, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना ही है। इनके सिंबल्स का आप ध्यान रखिएगा और इनके यूनिट का आप नाम याद रखिएगा। वो यूनिट जो किसी साइंटिस्ट के नाम पर है उसमें कैपिटल लेटर आता है। अब इसके बाद इनकी डेफिनेशंस, ये भी आप देख लीजिए। डेफिनेशन भी आपसे कोई पूछेगा नहीं, पर फिर भी आपको मालूम होना चाहिए, एक इंटरेस्टिंग पार्ट है इसके अंदर, जीके के लिए अच्छा है। पहली डेफिनेशन है आपकी मीटर। मीटर जैसे आप सुनते बता देते हैं, मीटर क्या होता है, वो क्वांटिटी जिससे कि आप लेंथ मेजर करते हैं, बिल्कुल सही है। पर मीटर निकला कैसे, क्योंकि ये यूनिट है डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस क्या होता है आपका, स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो लाइट ने कितना पाथ ट्रेवल करा टाइम इंटरवल में, जो कि था 1/299,792,458 ऑफ अ सेकंड। ये आपकी एक्चुअली वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट की 3 × 10⁸ इसको अप्रॉक्स इन्होंने ऐसा कर दिया है। और ऑब्वियसली 1 में आप ऐसा करेंगे तो ये टाइम की यूनिट के साथ कैंसिल हो जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट आपकी, इसको मैं पूरा ऐसा ना लिखते वैसे लिख देता हूँ, 3 × 10⁸ मल्टीप्लाइड बाय 1 टाइम आपका इतना ही है, इसको भी ऐसे लिख लीजिए आप, अप्रॉक्स 3 × 10⁸, तो आपको ये क्या मिल जाएगा, 1 मीटर। ठीक है, क्योंकि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये होती है स्पीड ऑफ लाइट, ये भी आप पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से सोचिए आप, 1 मीटर को इन्होंने फाइंड किया। उसके बाद किलोग्राम। किलोग्राम अभी आपको मैंने बताया इंटरनेशनल प्रोटोटाइप, हर जगह चलने वाला। सेकंड, सेकंड की भी आप देखिए डेफिनेशन कितनी इंटरेस्टिंग है। सीजियम एटम जब 2 लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन करता है, हाइपर फाइन लेवल अभी क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं पता, इतना डिटेल में आपको भी शायद ही पढ़ाया जाए,
पर हाँ ये समझ लीजिए 2 लेवल हैं। तो एक लेवल से दूसरे लेवल में जब वो जाता है, वो जितनी बार ऑक्सीलेट होता है, यहाँ पे पीरियड्स पीरियड्स मतलब वही ऑक्सीलेशन, तो इसके कितने ऑक्सीलेशन हुए आप खुद देख लीजिए, 9192631770। सीजियम का भी आइसोटॉप है, सीजियम 133। तो इस सीजियम 133 के इतने सारे ऑक्सीलेशन हुए तो जाके 1 सेकंड की डिस्कवरी हुई। इसके बाद एम्पियर, जब आपने 2 स्ट्रेट पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स को वैक्यूम में रखा 1 मीटर की दूरी पे, और उनका क्रॉस सेक्शन एरिया ना के बराबर था, उसको आप इग्नोर कर सकते थे। ऐसा करने पर जब उनके बीच में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का फोर्स पैदा हुआ, तो उससे आपको करंट की एक कांस्टेंट वैल्यू मिली, जिसको इन्होंने नाम दिया एम्पियर। उसके बाद थर्मोडायनामिक टेम्परेचर केल्विन। अब ये वो टेम्परेचर है जो कि थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का 1/273.16 टाइम्स है। ट्रिपल पॉइंट मतलब वो पॉइंट जब वाटर की तीनों स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पर मौजूद होती है। इसके बाद मोल, किसी भी क्वांटिटी का वेट कितना होता है, वो क्वांटिटी जगह कितनी ऑक्यूपाई कर रही है, उसके हिसाब से उसका वॉल्यूम आपने देखा। अब वो क्वांटिटी कितनी है, उसकी संख्या कितनी है, इसके लिए जो यूनिट बनी है वो है मोल। अब मोल क्या होता है ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम विच कंटेन्स एज मैनी एलिमेंट्री एंटिटीज एज देयर आर एटम्स इन 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम। इट सिंबल इज मोल, MOL। ये ध्यान रखिएगा आप। यहाँ पर अभी समझिए कि मोल सिर्फ एटम्स के लिए नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स के लिए भी है, आयंस के लिए भी है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी है। अगर आपने बोला 1 मोल, अब आयन की हम बात करें तो A+ आयन, एक मैंने आयन मान लिया। मैंने बोला 1 मोल, एटम की बात करें तो N एटम, मॉलिक्यूल की बात करी 1 मोल N2 मॉलिक्यूल्स। तो इन सब की वैल्यू इक्वल टू होगी जितने एटम्स कार्बन 12 में हैं। हालांकि आप आगे जाके वैल्यू बताई जाएगी, एवोगैड्रो नंबर Na 6.022 × 10⁻23 ये वैल्यू रहती है उसकी। ये सभी के लिए होगी, 1 मोल A+ आयन के लिए भी होगी, N एटम के लिए भी होगी, N2 मॉलिक्यूल के लिए भी होगी। ये वैल्यू फिक्स रहेगी, आपको अभी आगे आएगा एवोगैड्रो नंबर। उसके बाद कैंडेला, ये आपकी होती है लुमिनस इंटेंसिटी। इसको आप ऐसे ध्यान रखिए, कैंडल, कैंडल क्या करती है, लाइट देती है, चमकती है। लुमिनस मतलब कि लाइट, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, लाइट कितनी पावरफुल है। तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, मोनोक्रोमेटिक मतलब एक कलर वाले, जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होती है वो इमिट होते हैं, और उनके द्वारा जो रेडिएशन निकलता है उसकी इंटेंसिटी इतनी होती है। अगर ये सब कंडीशंस मेट हुई तो आपको मिलेगा 1 कैंडेला। देख लीजिए आप, कितनी इंटरेस्टिंग डेफिनेशंस थी। आज हम यूनिट यूज़ करते हैं, पर यूनिट के पीछे कितनी बड़ी बड़ी रिसर्चेस हुई हैं। चलिए, इसके बाद है आपका प्रीफिक्सेस यूज्ड इन द एसआई सिस्टम। प्रीफिक्सेस मतलब आप स्टार्टिंग में किसी भी यूनिट के आगे कुछ लिखते हैं, जैसे ग्राम आप जानते हैं, ये क्या है, मास को मेजर करने वाली एक फिजिकल क्वांटिटी। इसके आगे आपने लिख दिया किलो, तो ये किलो क्या हो गया आपका प्रीफिक्स। अगर आप बाद में लिख रहे हैं तो सफिक्स। तो इसमें कुछ प्रीफिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप याद कर लीजिएगा। पहले आपको जिन जिन से काम नहीं पड़ेगा वो बता देता हूँ मैं। योक्टो शायद ही मैंने कभी देखा है, जेप्टो, ऑटो। और अगर हम मैक्रो लेवल में जाएँ तो योटा, जेटा, एक्सा। जिसमें मैंने क्रॉस लगाए हैं, इनसे आपको उतना काम नहीं पड़ेगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इनको याद नहीं करें। मैं तो चाहता हूँ कि आप पूरी टेबल याद कर लें, एक नॉलेज के तौर पे ही सही, आपको याद होना चाहिए। जो मोस्ट कॉमन प्रीफिक्स है जिनके क्वेश्चंस आते हैं वो है आपका एक किलो, मेगा, गीगा, टेरा। उसके बाद यहाँ पर माइक्रो लेवल में देखें तो माइक्रो, नैनो, पिको, मिली। अब देखिएगा जितने भी क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री में आते हैं उन सब में यूनिट्स आपको इस तरह ही दी जाएगी। तो जिस पर मैंने राइट लगाए हैं इनका आप खास तौर से ध्यान रखिएगा। इसके बाद कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की जनरल डेफिनेशन। इसमें पहले है आपका मास एंड वेट। मास ये भी आप पढ़ चुके हैं आपकी प्राइमरी क्लासेस में। मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, या अमाउंट ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय अ बॉडी। इट इज़ कांस्टेंट एवरीवेयर, ये भी आपने देखा है। आप चांद पर जाएं, मार्स पर जाएं, किसी भी प्लेनेट पर जाएं, आपका मास वही रहेगा, चेंज नहीं होता है। इसकी ऐसा यूनिट किलोग्राम है, पर किलोग्राम थोड़ा ज़्यादा होता है, इसीलिए आप लेबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसमें ग्राम स्केल यूज़ करते हैं। केमिकल रिएक्शंस में आप बहुत ज़्यादा केमिकल नहीं लेंगे, 5 ग्राम केमिकल इसका, 10 ग्राम केमिकल उसका, उनको मिक्स करके जो आपका मास आया है वो ग्राम स्केल में आएगा। इसीलिए लेबोरेटरी में, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी आप मास की छोटी स्केल यूज़ करेंगे। और अगर आपको मास इस छोटी स्केल का ग्राम स्केल का डिटरमाइन करना है
तो वो बहुत अच्छी तरह से होता है एनालिटिकल बैलेंस से। एनालिटिकल बैलेंस आप खाप के लीजिए, छोटा तराजू, आपको इवन फिजिक्स में इसका एक्सपेरिमेंट भी आएगा, उसमें आप इसको पढ़ लीजिएगा। इस तरह का आपका होता है एनालिटिकल बैलेंस। देन ऑन द अदर हैंड वेट। वेट क्या है? इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये भी आपने देखा था, W इज इक्वल टू mg, ऐसा आपने 9th क्लास में देखा था, वेयर g इज योर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड m इज मास ऑफ अ बॉडी। अब इस g की वैल्यू क्या है? वेरी करती है। अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मून पे कुछ और, मार्स पे कुछ और। इसीलिए आपका जो वेट रहता है वो ड्यू टू चेंज इन दिस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज होता रहता है। यहाँ पर डिटेल में नहीं गए हैं, इन्होंने लिख दिया है चेंज इन ग्रेविटी। चेंज इन ग्रेविटी से ये मतलब है कि चेंज इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अगर आप स्पेसिफिकली बोलते हैं तो। इसकी ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। फोर्स इज इक्वल टू ma बाय न्यूटन सेकंड लॉ। ए लिखें, जी लिखें, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, तो वेट की यूनिट भी न्यूटन होगी। देन इसके बाद वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस। 3 डायमेंशनल स्पेस कितनी सब्सटेंस ने ली है उसको वॉल्यूम कहते हैं। इसकी यूनिट होती है लेंथ क्यूब। जनरली इन्होंने ऐसा लिख दिया है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट भी होता है, तीनों डायमेंशन अलग अलग है, पर ऑल इन ऑल इसकी यूनिट होती है क्यूब में। अब ऐसा यूनिट की हम बात करते हैं, ऐसा यूनिट है मीटर, तो मीटर क्यूब। इसके ऐसे क्वेश्चन आप बहुत सारे कर चुके हैं 9th 10th में मेंसुरेशन के, आपको अच्छा खासा नॉलेज है इसका। एक बार फिर लेबोरेटरी में आप इतना बड़ा वॉल्यूम यूज़ नहीं कर सकते जो कि मीटर स्केल में हो, इसीलिए आपको या तो सेंटीमीटर क्यूब या फिर डेसीमीटर क्यूब ये यूनिट्स यूज़ करना पड़ेगा। और साथ ही साथ इसकी एक बहुत कॉमन यूनिट है, आपको जो बचपन से पढ़ाई जा रही है, वो है लीटर। लीटर ऐसा यूनिट नहीं है पर बहुत जगह यूज़ होता है जब आप लिक्विड को मेजर करते हैं। आपके घर में दूध आता है, उसको भी दूध वाला पर लीटर के हिसाब से देता है। आप कभी 1 लीटर लेते हैं, कभी 2 लीटर लेते हैं। अब लीटर को अगर आप ml में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 ml, मिलीलीटर। और ये होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। मतलब 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 ml, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है। इसको लेबोरेटरी में जब आप देखेंगे, आप केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करेंगे टाइट्रेशन का, तो टाइट्रेशन में आपको ये सब मिलेगा, सिलेंडर, ब्यूरेट, पिपेट, तब आपको ये बताया जाएगा। नॉन वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन मतलब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की मदद से आप अननोन वॉल्यूम फाइंड करेंगे, इसका भी आपको एक्सपेरिमेंट करवाएंगे। चलिए, इसके बाद आपने मास देख लिया, वॉल्यूम देख लिया। अब डेंसिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मास भी आता है वॉल्यूम भी आता है, उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, या सिंपली मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास की ऐसा यूनिट केजी, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब ये इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी। एक बार फिर लेबोरेटरी में आप इतनी बड़ी यूनिट्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, इतनी बड़ी स्केल्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो वेट के लिए ग्राम, इसके लिए सेंटीमीटर क्यूब, ये भी आपने देख लिया। मास के लिए आप ग्राम यूज़ करते हैं, वॉल्यूम के लिए सेंटीमीटर क्यूब यूज़ करते हैं, तो डेंसिटी के लिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी आपको ये बताती है कि पार्टिकल्स कितने ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज हैं। डेंसिटी मतलब घनापन, घनापन कितना है। जैसे आपने देखा डेंस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट में क्या होता है? घास फूस बहुत होती है, घनापन बहुत होता है। तो कोई सी भी चीज़ अगर डेंस है, इसका मतलब क्या है? पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। सॉलिड की डेंसिटी ऑब्वियसली लिक्विड से क्या होगी? ज़्यादा होगी, कि सॉलिड में पार्टिकल्स क्लोज हैं, लिक्विड की गैस से ज़्यादा होगी। और आप ऐसे ध्यान रखें, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब ये क्या है? वॉल्यूम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो डेंसिटी कम है। गैस में पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं तो उनका वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, तो गैस की डेंसिटी कम होती है। देन टेम्परेचर, ये भी आप जानते हैं, डिग्री या मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। इसकी 3 स्केल होती है, डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। केल्विन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली स्केल है, आपने ऊपर देखा भी था अभी बेस यूनिट में, तो इसीलिए क्या है इसकी एसआई यूनिट। थर्मोमीटर जिसमें सेल्सियस स्केल रहती है उसको 0 डिग्री से 100 डिग्री के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। इसका रीज़न क्या है? 0 डिग्री आपका रिप्रेजेंट करता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ़ारेनहाइट स्केल जनरली 32 डिग्री से 212 डिग्री में रिप्रेजेंट होती है। अब इनका रिलेशन आपस में क्या होता है, इसका आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बेस्ड कभी कभी क्वेश्चंस 1 मार्क्स के हिसाब से आ भी जाते हैं, तो ये दोनों कन्वर्जन्स आप ध्यान रखिएगा। केल्विन का तो इजी है, जो भी आपका टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है उसमें 273.15 प्लस कर दीजिए। डिग्री फ़ारेनहाइट का है तो 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। अब इसमें एक बात का और आप ध्यान रखिए कि टेम्परेचर जो कि 0 डिग्री से नीचे होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होता है, वो पॉसिबल है। मतलब आपका टेम्परेचर -3 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। ये हमने देखा भी है, बर्फ़ जहाँ जम रही है वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर माइनस में जा रहा है। पर कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा -400 केल्विन। केल्विन स्केल में कभी भी नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। फिर आप ये तीनों तरह के थर्मोमीटर्स देख लीजिए।
एक केल्विन स्केल के हिसाब से कैलिब्रेटेड है, एक सेल्सियस के और एक फ़ारेनहाइट के। 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये होता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वहीं केल्विन स्केल में 273.15 केल्विन। रूम टेम्परेचर जनरली वेरी करता है आप जिस जगह रह रहे हैं, पर 28 डिग्री एक स्टैंडर्ड इन्होंने मान के रखा है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सब आप ध्यान रखिएगा, एक जनरल वैल्यूज़ है पर आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अब हम उन सारे टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिनको हमने पढ़ लिया है। मैं स्टार्ट करता हूँ एनसीईआरटी क्वेश्चन से। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराने के बाद आपको मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस कराऊंगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ पीस ऑफ मेटल इज 3 इंच रिप्रेजेंटेड बाय IN लॉन्ग, व्हाट इज इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है। इन्होंने आपकी बुक में एक मेथड दिया है डायमेंशनल एनालिसिस। मैं उससे आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, होना वही है, आप डायरेक्टली भी करेंगे तो भी चलेगा। आपको बस क्वांटिटीज़ को एक दूसरे में कन्वर्ट करना आना चाहिए। यहाँ पर आपको पता है 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54, तो 3 इंच में कितने होंगे, 3 इंचेस इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2.54। बच्चे वाला क्वेश्चन था ये, तो इसको आपने सॉल्व किया तो 7.62 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। देन सेकंड क्वेश्चन आपका, अ जग कंटेन्स 2 लीटर ऑफ मिल्क, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन मीटर क्यूब। ये अच्छा क्वेश्चन है। अभी आपने रिसेंटली देखा 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देखिए 1 मीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, ये आप जानते हैं। अब इस 1 मीटर में आपने 1 मीटर और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या होगा, 1 मीटर स्क्वायर, मतलब 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने 1 मीटर और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 100 एक बार और, मतलब 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब। अब 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 मीटर क्यूब में 1000 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 1 मीटर क्यूब क्या हो जाएगा आपका, 1000 लीटर। ये आप समझ गए हैं। अब यहाँ पर 2 लीटर दिया है तो ये क्या हो जाएगा, 2 लीटर इज इक्वल्स टू 2/1000 मीटर क्यूब, और 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ये सेकंड पार्ट का आंसर है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 2 days। यही बहुत इजी है, आपको डेज को और में, और को मिनट्स में, मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए। आप सब लिख लीजिए, 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स। अब आप देखिए यहाँ पर 24 आवर्स हैं तो ये क्या हो जाएगा, 24 इंटू 60 मिनट्स, और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 24 इंटू 60 सेकंड्स। एक दिन में इतने सेकंड्स होते हैं तो 2 दिन में कितने हो जाएंगे, 2 days इज इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई और करना है आपको, 2 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 172,800 सेकेंड्स। ये थर्ड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। द SI यूनिट ऑफ द प्रेशर पास्कल इज एज शोन बिलो। 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स। If mass of air at sea level is 1034 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स, कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए आपको दिया है मास एट सी लेवल इज इक्वल्स टू 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आप ध्यान रखिए, ये आपको असल में दिया है मास अपॉन एरिया। सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे आ रहा है इसीलिए ऊपर जाके इनवर्स हुआ, तो मास अपॉन एरिया आपको दिया हुआ है 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्रेशर क्या होता है, पास्कल इज इक्वल्स टू न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। न्यूटन अभी आपने देखा, mg मास इंटू एक्सेलरेशन, मास मतलब kg, एक बार लिख देता हूं मैं, mg अपॉन एरिया। तो m है आपका मास kg में, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये नीचे आ गया, और साथ में एरिया का मीटर स्क्वायर इस तरह से। तो ये आपको क्या मिल रहा है, kg अपॉन मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए सिर्फ एक चीज़ मिसिंग है,
इसमें आपको एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन में मल्टीप्लाई करना है। अगर इसको आप ग्राम में भी करते हैं तो ये क्या हो जाता, ग्राम अपॉन सेंटीमीटर इंटू सेकंड स्क्वायर। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का। समझे आप? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब क्या है, ये एक्सेलरेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। यहाँ पे आप लिखिए हियर प्रेशर इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है। अब क्योंकि आपको ये करना है पास्कल में, तो आपको ग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम में और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में। तो ये क्या हो जाएगा 1034। अब ग्राम ऊपर है तो अपॉन 1000, ये आपका हो गया किलोग्राम, और सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे है तो मीटर स्क्वायर में इंटू 100 इंटू 100, ये क्या हो गया आपका किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक। उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई आपने करा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा करने पे आप देखिए आपको बराबर ये यूनिट मिल रही है। अब इसको आपने सॉल्व किया, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो 101,332 पास्कल ये आपको मिल रहा है। और आपने पॉइंट लगाया तो 1.01332 इंटू 10⁵ पास्कल, ये आपका होता है साइंटिफिक नोटेशन। ये वो पढ़ाया नहीं है अभी, पर ऐसा क्वेश्चन ज़रूर करवा दिया है, तो समझाऊंगा मैं क्या होता है ये। अभी आप ऐसे लिख लीजिएगा, ये इसका आंसर है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, हाउ इज इट डिफाइंड। ये पढ़ा चुका हूँ आपको मैं। एसआई यूनिट ऑफ मास क्या होती है, किलोग्राम, तो आप लिख लीजिए। और हाउ इज इट डिफाइंड आपने टेबल में देखा ही था। 1 किलोग्राम क्या होता है, मास इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम, इतना आप लिख लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस विद देयर मल्टीपल्स। इसमें है पहले माइक्रो, माइक्रो मतलब आपका म्यू, इसका सिंबल ऐसा रहता है, ये होता है 10⁻⁻6, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद डेका, ये होता है 10, मेगा ये होता है आपका 10⁻6, गीगा 10⁻9 और फेमटो 10⁻⁻15। वही बात है, आप टेबल याद कर लेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। देन 7th, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। 1 किलोमीटर टू मिलीमीटर एंड दिस टू पिकोमीटर, पीएम मतलब पिकोमीटर। तो देखिए आप 1 किलोमीटर में क्या होता है 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 1000 इंटू 100 इंटू 10 मिलीमीटर मतलब 10⁻6 मिलीमीटर। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 10⁻6 mm। अब इसके बाद पिकोमीटर, पिकोमीटर का वैसे ध्यान रखिए 1 मीटर जो है अगर आपने इसके आगे लगा दिया मिली एज अ प्रीफिक्स तो ये क्या हो जाता है माइक्रो लेवल में चले जाता है 10⁻³ मीटर। उसी तरह से आपने लगा दिया पिको तो ये 10⁻12 मीटर। तो 1 मीटर में क्या होगा 10⁻12 पिकोमीटर। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर तो 1000 इंटू 12 मतलब 10⁻15 पिकोमीटर। इसके बाद 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं यही बहुत इजी है। 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम। तो 1 किलोग्राम में 1000 इंटू 1000 मतलब 10⁻6 मिलीग्राम। तो 1 मिलीग्राम में इसका उल्टा 10⁻⁻6 किलोग्राम। तो यहाँ पर 10⁻⁻6 किलोग्राम। उसके बाद नैनोग्राम, तो 1 ग्राम में कितने नैनोग्राम होते हैं 10⁹ नैनोग्राम। नैनो मतलब कि और छोटा, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, ये हो गया 10⁹ नैनोग्राम। यहाँ पे आपने कैंसल आउट किए जीरो को तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू 10⁶ नैनोग्राम। तो ये हो जाएगा 10⁶ नैनोग्राम। इसके बाद ml, ये तो बहुत ही ईजी है, आप जानते हैं 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml। तो 1 ml इज इक्वल्स टू 1/1000 लीटर।
मतलब 10⁻³ लीटर। अब लीटर और डेसीमीटर ये दोनों इक्वल होते हैं, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ये भी आपने देखा था, थ्योरी में पढ़ाया था आपको मैंने। तो ये हो जाएगा 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। चलिए इसके बाद 8th वाला, ये है आपका, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 2 नैनोसेकंड। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। आपको स्पीड ऑफ लाइट दी है मीटर पर सेकंड में और टाइम दिया है नैनो सेकंड में, तो आप कोशिश ये कीजिए कि जो भी आपका आंसर आए वो ऐसा यूनिट में आए। तो टाइम को आप सेकंड्स में कर लीजिए, 2 नैनो सेकंड्स मतलब 2 × 10⁻⁻9 सेकंड्स। अब डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है आपकी 3 × 10⁸ मल्टीप्लाइड बाय 2 × 10⁻⁻9, मतलब 6 × 10⁻⁻1, 6/10 या फिर 0.6 मीटर, ये इसका आंसर है। चलिए इसके बाद 9th, इसमें उन्होंने बोला है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट्स। बेसिक यूनिट्स मतलब कि एसआई यूनिट्स। पहला इसमें है आपका 28.7 पिकोमीटर। पिको मतलब 10⁻⁻12, तो ये हो जाएगा 28.7 × 10⁻⁻12 मीटर। इसको हमने पीछे किया तो 2.87 × 10⁻⁻11 मीटर। अभी आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको हमेशा पॉइंट एक नंबर के बाद इस तरह से लगाना है, ये आप अभी पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। चलिए सेकंड वाला 15.15 पिकोमीटर, वही चीज़ 15.15 × 10⁻⁻12 मीटर, मतलब 1.515 × 10⁻⁻11 मीटर। उसके बाद 25365 मिलीग्राम, पहले ग्राम में कर लीजिए इसको आप, ये क्या हो जाएगा 25365 × 10⁻³ ग्राम। एक बार और 10⁻³ कर दीजिए, किलोग्राम में हो जाएगा, क्योंकि किलोग्राम क्या है, ऐसा यूनिट है। तो 25365 × 10⁻³ × 10⁻³ पॉइंट आपने लगाया, आगे खसकाया, तो 2.5365 × 10⁻² kg। ये भी करेंगे तो भी सही है, ऐसा करेंगे तो भी सही है। इन्होंने ऐसा बोला नहीं कि आप पूरा साइंटिफिक नोटेशन में करें, साइंटिफिक नोटेशन में हम करते हैं। आपके दोनों आंसर सही है। चलिए अब हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मेजर्ड टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट विल दिस रीडिंग बी ऑन सेल्सियस स्केल। इजी क्वेश्चन है ये, आपको पता है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। आपको वैल्यू पुट करना है और डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है ये बताना है। तो ये आपका हो जाएगा 200, आपको दे रखा है, इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। तो 200 माइनस 32, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 93.33 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर 3 ये इसका आंसर है। देन इसका सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ कंपाउंड इज इनकरेक्ट। जो सही नहीं है वो आपको बताना है। तो हम क्या करते हैं, जो सही भी है उनको भी देखते हुए चलते हैं, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। पहला स्टेटमेंट है, अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड हैज़ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ये बिल्कुल सही है, आपने देखा ही है, N2 + O2, दिस गिव्स ट्वाइस NO। NO ये आपका कंपाउंड है, इसमें एक एलिमेंट N का है, एक O का है, दोनों एलिमेंट्स अलग अलग हैं, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। उसके बाद, अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन। ये बिल्कुल सही है, आप फिजिकल मेथड से कंपाउंड सेपरेट नहीं कर सकते हो। आपको H2O को H और O में करना है तो आपको करना पड़ेगा केमिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस। फिजिकली आप ऐसे तोड़ के अलग नहीं कर सकते हो। आपके पास नमक का टुकड़ा है, NaCl का टुकड़ा है, आपको किसी ने बोला इसको तोड़ दो आप, तो आपको Na मिल जाएगा, Cl मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको केमिकल प्रोसेस कैरी करना पड़ेगा तो ही जाके सेपरेट हो पाएगा। तो फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद थर्ड, अ कंपाउंड रिटेन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ये बिल्कुल गलत है। NaCl को आप खाते हैं, लेकिन Na और Cl ये दोनों खुद में बहुत डेंजरस है। Na जो है इसको अगर आप एयर में एक्सपोज कर देंगे तो आग लग जाएगी, बहुत रिएक्टिव होता है ये, और Cl गैस भी बहुत हार्मफुल होती है।
Cl2 गैस बहुत हार्मफुल होती है, क्लोरीन गैस। तो NaCl इन दोनों की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज रिटेन नहीं करता है। NO भी N2 और O2 फिजिकल प्रॉपर्टी रिटेन नहीं करता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, फिजिकल प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। फोर्थ, द रेशो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज फिक्स्ड, ये बिल्कुल सही है। NaCl, NO, आप H2O ले लीजिए, आपको मैंने यही बताया था, H2O तभी बनेगा, पानी तभी बनेगा जब दो एटम्स हाइड्रोजन के होंगे, एक एटम ऑक्सीजन का होगा। अगर आप HO करेंगे तो ये गलत है, H2O2 करेंगे तो गलत है, ये आपका वाटर नहीं है, इसीलिए इसमें रेशो फिक्स रहता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है इसमें? थर्ड वाला। तो ये इसका आंसर है। देन थर्ड, व्हाट इज द सिंबल फॉर SI यूनिट ऑफ मोल, हाउ इज द मोल डिफाइंड, ये भी आपको मैंने कराया था। मोल का सिंबल क्या होता है? MOL स्मॉल l, और मोल की डेफिनेशन क्या होती है? जितने एटम्स 12 ग्राम कार्बन 12 के हैं उतनी नंबर ऑफ एंटिटीज आपके आयंस हो सकती है, आपके मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, या कोई सी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती है। तो ये दोनों डेफिनेशन लिख देता हूँ। इसका सिंबल मोल, और अ मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट हैव एज मैनी एंटिटीज एज देयर आर एटम्स इन 12 ग्राम। 12 ग्राम ना बोले तो आप 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम। ये डेफिनेशन आप ध्यान रखिएगा। और इसकी वैल्यू आपको बताई थी मैंने, 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आपको फोर्थ वाला, इसको मैंने सॉल्व कर दिया है क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक ऐसे थे जो आपके नहीं पढ़े थे, तो उनको भी आप याद कर लीजिएगा, पर आपको बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें एग्जाम्पलर में कुछ क्वेश्चंस जम्बल्ड रहते हैं, जैसे मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें जो चीज़ आपने नहीं पढ़ी है उनको भी आप छोड़ दीजिएगा। चलिए अब पहले मैच करते हैं। इसमें आप देखिए मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? वेरी इजी, किलोग्राम। डेंसिटी, यहाँ पर ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, डेंसिटी आपका होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसा आपने देखा था। अब ऊपर अगर किलोग्राम नहीं आ रहा है तो मास की ही कोई यूनिट होना चाहिए, या तो ग्राम हो या तो पाउंड्स हो। तो यहाँ पर आप देखिए मास की यूनिट कहाँ पर आ रही है? ऑप्शन नंबर ए में। अब साथ में नीचे मीटर क्यूब की जगह या तो लीटर आ जाए या तो ml आ जाए, वॉल्यूम की यूनिट होना चाहिए। तो यहाँ पर ml आ रहा है, तो ग्राम मिलीलीटर इनवर्स, ये आपकी हो जाएगी डेंसिटी। ठीक है। देन लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, स्वीट एंड सिंपल। प्रेशर, पास्कल, अभी आपने क्वेश्चन किया था। उसके बाद मोल, स्मॉल MOL। अब मोलरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये 3 टॉपिक आपके बचे हैं, इनको अभी आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में मैं। मोलरिटी आप ध्यान रखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोल लीटर इनवर्स, मोलालिटी जहाँ पे लीटर रहता है वहाँ पे किलोग्राम आ जाता है, तो मोल किलोग्राम इनवर्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर kg ऑफ द सॉल्वेंट। उसके बाद मोल फ्रैक्शन, ये जो है यूनिटलेस रहता है। इन सबको आप ध्यान रखिएगा।